नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। सुबह से तीसरा वीडियो होगा ये, और सुबह से मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिया था, एक आर्टिकल का और एक न्यूज़पेपर डिस्कशन का। अगर बीपीएससी सीरियसली आप देना चाहते हैं तो उन दो वीडियो को प्लीज़ मत छोड़िएगा। वो आपका संपूर्ण डेवलपमेंट करेगा, आंसर राइटिंग से लेकर निबंध लेखन से लेकर जीएस सब कुछ में मदद करेगा। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का दूसरा वीडियो होगा अपना। कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, ये दूसरा वीडियो होगा, और सीक्वेंस से पढ़ते चलिएगा। आपने खुद से ही पढ़ा होगा, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो यकीन मानिए आपको थोड़ा सा और मज़ा आएगा पढ़ने में। चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि सामान्य भाषा में लोगों को सिखा सकूं। दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम चैप्टर शुरू करेंगे उससे पहले क्या देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। क्यों देखते हैं प्रश्नों को? क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है किस प्रकार के प्रश्नों का जवाब इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है। और यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के पीछे से कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। सवाल पढ़िएगा जरा। निम्नलिखित धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। भारतीय विद्या का से क्या तात्पर्य है? संस्कृत विद क्या होते हैं? उत्पादन की शक्तियाँ क्या होता है? उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध। और दूसरा सवाल क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में, अब इस सवाल को नोट करके आप लिखने की कोशिश करिएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। प्राचीन भारतीय इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों के मतों का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन के क्रम में उनके मतों के विशिष्ट उदाहरण दीजिए। जो अलग अलग उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं उनके मतों का आपको उदाहरण देना पड़ेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों के योगदान का विवेचना कीजिए। राष्ट्रवादी इतिहास का मतलब जो भारत को सेंटर में रखकर हिस्ट्री लिखा जिन लोगों ने, वो राष्ट्रवादी इतिहासकार हो गए। और उपनिवेशवादी इतिहासकार का तात्पर्य क्या होता है कि एक भारत एक उपनिवेश है और इसको उपनिवेश ही बनकर रहना चाहिए। इसको सेंटर में रखा उन्होंने, और इसके इर्द गिर्द जब इतिहास रचा उन्होंने तो उसको क्या कहा जाता है? उपनिवेशवादी इतिहासकार कहा जाता है। अगला सवाल देखिए और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित विषय पर एक वाद विवाद आयोजित कीजिए। डिबेट कर सकते हैं आप आपस में, लड़ाई मत कीजिएगा, डिबेट कीजिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों द्वारा की गई भ्रांतियों को आधुनिक भारतीय इतिहासकार ने दूर किया। इसको स्पष्ट करना है कि कैसे मॉडर्न इंडिया के जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने किनका खंडन किया? तो उपनिवेशवादी इतिहासकारों की बातों को खंडित किया और साबित किया कि नहीं, आप जो लिख रहे हैं वो किसी विशेष सोच से प्रभावित होकर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, भारत का इतिहास कुछ और है। तो यही सब सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। कल मैंने इसका शुरू से पढ़ा दिया था, मैक्स मूलर तक, यहां तक पढ़ा दिया था कि मैक्स मूलर का ग्रंथ क्या है, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। इस सीरीज से उसके बुक हैं, और इस बुक के 50 भाग हैं। कितने? 50 खंड हैं, और 50 भाग के भी उपभाग हैं। यानी कि मैक्स मूलर ने पूर्व को समझने के लिए जितना विस्तृत अध्ययन किया, जितना विस्तृत लेखन किया, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, जैसे भारत, चीन, ईरान, इन सभी के लिए। ओके। उपर्युक्त अनुवादों के प्रस्तावना में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए हैं। उनका मत था कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध ही नहीं था। अब ये लोग मानते थे कि जो आपके एंशियंट हिस्ट्री इंडियन थे उनको तिथि और इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। और ये भी कहा इन्होंने, देखिए इनकी सोच कितनी घटिया थी, वो आपको स्पष्ट होगा यहाँ से। इन्होंने बोला कि भारत को लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं, यानी कि वो गुलामी के आदी रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों से। ये कौन कह रहे हैं? उपनिवेशवादी इतिहासकार कह रहे हैं। वे आध्यात्मिकता और या परलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे हैं, अहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं कर। दोनों ने बोला कि ये लोग आत्मा, परमात्मा, भगवान और शैतान इन्हीं में डूबे रहे हैं। इनको कभी भी ये नहीं हुआ कि नहीं ये समाज कैसे चलेगा, सोसाइटी कैसे चलेगा, ज्ञान कैसे होता है, विज्ञान क्या होता है, इतिहास क्या होता है। ये लोग उपनिवेशवादी सोच थी, जबकि उनको पता नहीं था कि जब वो चलना सीख रहे थे तब भारत में उपनिषद की रचना हो चुकी थी। जब वो आत्मा की बात नहीं जानते थे, जब वो खाना पीना सही से नहीं जानते थे, तब हम लोग परमाणु सिद्धांत और सूर्य के दूरी का गणना और चांद के दूरी का गणना कर चुके थे। उनको नहीं पता था कि जब वो बताते थे कि पृथ्वी चपटी है, तब हम बता चुके थे कि भूगोल होता है एक, पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 9 ग्रह होते हैं। नवग्रह की पूजा आज से भारत में नहीं होती, 1000 सालों से होती है।
जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। उन्होंने बोला कि इनका जन्म ही हुआ है गुलामी के लिए। क्या बोला उन्होंने? इनका जन्म ही हुआ है गुलामी के लिए। इन्होंने स्वशासन कभी देखा ही नहीं, हमेशा इन पर बाहर के लोगों ने राज किया। ये किसका सिद्धांत था? उपनिवेशवादियों का। और उसके द्वारा ये स्पष्ट करना चाहते थे कि हम जो आप पर शासन कर रहे हैं, कोई हम नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप तो आदी हैं इस गुलामी के, हम आपको बस आपके शासन प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं, आप तो ऐसे ही रहे हमेशा। उनको पता ही नहीं होगा कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक करने के लिए हर राजा का सपना रहा कि ये भारत जो है वो एक पूरा का पूरा देश और एक साम्राज्य स्थापित हो। देखिए क्या लिखा है, 1843-19 की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। और क्या है, उन्होंने नीचे कुछ छूट गया क्या? हाँ, नीचे कुछ छूट गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे निर्दिष्ट क्या लिखा, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ का नाम आपने पढ़ा होगा, स्मिथ महोदय का, इनका बड़ा योगदान है इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया था। एक क्रम में उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री जो है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसका सबसे पहली बार सुव्यवस्थित तरीके से किसने बुक तैयार किया था? तो स्मिथ ने तैयार किया था। ये ध्यान में रखिएगा, पीटी में पूछ सकता है। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी। किसको? तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्य पुस्तक का काम देती रही। आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी, यानी कि ये भी यही मानते थे कि इंडियंस का जन्म ही हुआ है गुलामी के लिए। ओके, इंडियन सिविल सर्विसेज के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है और स्मिथ ने ये चीज़ बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में सभ्यता का विकास हुआ। आप सही सुन रहे हैं, उसने बताया कि सिकंदर का आक्रमण जो था वो भारत के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण से यूरोपियों के संपर्क में आए ये लोग और इनको पता चला कि सभ्यता क्या होता है, पहनावा ओढ़ावा क्या होता है। ये किनका था? स्मिथ महोदय का था। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया। इसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। स्मिथ महोदय की सोच तो आप देख ही रहे हैं। इन्होंने बोला कि ब्रिटिश शासन से पहले कभी इनको पॉलिटिकल रूप से एक किया ही नहीं गया था। उन्होंने लिखा, क्या लिखा उन्होंने, कि वस्तुतः भारतीय इतिहास का सरोकार शासन की एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। उन्होंने बोला कि भारत के लोग जो हैं केवल और केवल तानाशाही से ही शासित हो सकते हैं और उनको कोई शासन का फॉर्म पता ही नहीं है। उनको, स्मिथ महोदय को नहीं पता था कि ईसा से पूर्व, जब ईसाई धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पूर्व भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। वज्जी संघ का नाम आता है। महाजनपद काल के 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है, बुद्ध के समय की बात हो रही है। तो ये इनको नहीं पता था। तो ये क्या है? ये उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी इतिहासकार इनको कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल भी दे देंगे आप लेखक का और उनके कुछ लाइन भी लिख देंगे आप कि क्या होता है साम्राज्यवादी इतिहासकार। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की उसका साक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। उसका सारांश क्या था कि भारत के चरित्र और भारतीयों के चरित्र और उनकी उपलब्धियों को हमेशा नीचा दिखाना। उनको ये स्पष्ट कर देना कि भाई तुम्हारा जन्म ही हुआ है गुलामी के लिए। स्पष्ट भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसे समझिएगा। विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इसमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते। उदाहरण के लिए चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथि क्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया है। और ये रामशरण शर्मा जी बोलते हैं कि इसमें से कई सारे जो तथ्य हैं वो सही भी हैं। ये बोलते हैं कि जैसे चीनी लोग को तिथि का बहुत विशेष ज्ञान था, उस तरीके से भारत में कोई तिथि को लेकर विशेष ज्ञान प्रचलित नहीं था। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया गया मिलता है। फिर भी इस इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत या अयुक्तिपूर्ण है। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री का काम कर रही थी। भारत में एक छत्र या एक धारी शासन की परंपरा से थी। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियाँ वायसराय के हाथों में थी। इन्होंने ये भी बोला कि एक ही आदमी का हमेशा तानाशाही प्रवृत्ति का शासन भारत में चलता रहा है और इन्होंने बोला कि वायसराय जो भारत में शासन कर रहे बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट कौन सा है, देखिए ध्यान से। इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में, यदि भारत के लोग केवल आत्मा परमात्मा की बात करते रहेंगे तो ये ब्रिटिशर्स का कर्तव्य है। वाइट मैन सुपरमेसी, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आप इहलोक परलोक की चिंता कर रहे हैं तो हम आपके इस धरती लोक की चिंता हम करें और हम आप पर शासन करें। ये था वो घटिया सोच उपनिवेशवादी इतिहासकारों का।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उत्तराधिकारी लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन अपने आप कैसे कर पाएंगे? ऐसे सभी निष्कर्षों के भीतर नियत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन कायम अपने शासन करने में असमर्थ हैं। भारत देश में शासन करने के लिए भारतीय लोग असमर्थ हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको गुलाम बनाकर रखें। समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर, हम क्या समझ रहे हैं कि इतिहास लेखन की अलग अलग कला कौन सी है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिर हम आगे के चैप्टर पर भी चलेंगे, हड़प्पा भी पढ़ेंगे, उसके आगे की चीज़ भी पढ़ेंगे। अब किनका है? ये उपनिवेशवादी इतिहासकार थे। अब हैं राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण और योगदान। अब उनका क्या योगदान रहा है भारत के इतिहास में? अब उन्होंने किस प्रकार से इन सारे इतिहासकारों को काउंटर किया जो विदेशी प्रोपेगेंडा चला रहे थे भारत में कि तुम्हारा जन्म ही हुआ है गुलामी करने के लिए, उनको किस प्रकार से काउंटर किया गया और किस किस ने काउंटर किया? ये सारी बातें भारत के विद्वानों को, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, भारी चुनौती बनकर सामने आई। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फलते फूजे पूंजीवाद के बीच घोर वैमनस्य देखकर दुखी थे। भारत में जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, वो दो तरफा पिस रहे थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन था भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार से पुनर्निर्माण किया जाए। क्या था इनका उद्देश्य? कि जो हमारी जो हिस्ट्री है इसको इस प्रकार से पुनर्निर्मित किया जाए कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा मिले, और इससे क्या मिले कि हमें ये मिले कि हमें आज़ादी का जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारे पास ये डिबेट करने के लिए, पॉइंट रखने के लिए मुद्दा हो कि हमारा जन्म सिर्फ गुलामी के लिए नहीं हुआ है। हमारा इतिहास उठाकर देख लो, तुम तो अपने इतिहास अपने हिसाब से लिख रहे हो, हमारा इतिहास कुछ और रहा है। हम भी एक स्वतंत्र और वैसे ही विकसित सभ्यता रहे हैं जैसे बाहर के देश में रहे हैं, जैसे पश्चिमी देश रहे हैं। जब पश्चिम मेसोपोटामिया की सभ्यता थी तो उस समय में भारत में सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर थी। वैसा शहर तो आज भी नहीं बन पाता जैसा शहर हमने 3000-5000 साल पहले बना दिया था। तो ये आपको बताना पड़ेगा। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रभावित हुए, किंतु कुछ ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ। देखिए कुछ इतिहासकार तो हैं जो हिंदू पुनर्जागरण यानी कि वो बताने लग गए कि वेद की ओर, जैसे आर्य समाज का ले लीजिए आप उदाहरण, एक आर्य समाज का आप उदाहरण ले सकते हैं कि आर्य समाज जो था ये क्या बोलता था, वेद की ओर लौटो। वेद की ओर लौटने का क्या तात्पर्य था कि भाई वैदिक काल में हमारी परंपरा प्रतिष्ठा जो थी वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परंपरा प्रतिष्ठा थी। हमारे यहाँ नारियों को लेकर भी समानता था, हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं थी, हमारे यहाँ कर्मकांड भी उतना प्रचलित नहीं था, तार्किक रूप से हम लोग सोचते थे, उपनिषदों की रचना हुई, तो ये सब बोलते थे। और ये इसको क्या कहा जाता है कि हिंदू पुनरुत्थान की बात करने लग गए। लेकिन कुछ ऐसे तार्किक इतिहासकार भी हुए जिन्होंने बोला कि ये देश केवल एक चीज़ के पुनरुत्थान से संबंधित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस देश में शामिल। देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा, इसे द्वितीय कोटि में आते हैं। राजेंद्र लाल मित्र जी का नाम आता है। इंडो एरियंस, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडो एरियंस लिखा हुआ है। 1822 से 1891 में जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए, और इंडो एरियंस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो राजेंद्र लाल मित्र जी ने इंडो एरियंस नामक पुस्तक लिखी। और इन्होंने क्यों लिखा ये, क्योंकि इनको साबित करना था कि प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं थी जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई जाती। इन्होंने बोला कि जिस तरह से यूरोप के लोग जीते थे, कुछ हम भी उसी तरह से जीते थे, इसमें कोई हानि तो नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, हमारा खान पान भी सेम था, हमारा रंग रूप भी सेम था, हमारा सब कुछ सेम था। कोई ऐसा नहीं है कि हम पिछड़े हुए थे और आप पिछड़े हुए नहीं हैं, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं। ये किन्होंने साबित करने की कोशिश की, तो राजेंद्र लाल मित्र जी ने साबित करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में अब इनका नाम पूछा गया है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये यूपीएससी का सवाल है, इनके बारे में पूछा गया है। और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। इन दोनों ने क्या किया, पूरे देश में अलग अलग जो बिखरे हुए स्रोत थे इतिहास के, उन सभी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है, आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव और अन्य सांप्रदायिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया।
आरजी भंडारकर महोदय जी ने। आप महान समाज सुधारक थे ये, और अपने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा और बाल विवाह के कुप्रथा का भी खंडन किया। किसने? आरजी भंडारकर जी का नाम आप सुनते हैं विधवा विवाह में और बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन करने में। तो ये एक इतिहासकार भी हैं, इन्होंने बुक भी लिखा और अपने शोधों से ये चीज़ समर्थन किया इन्होंने कि विधवा विवाह जो रहा है वो प्राचीन भारत में प्रचलित रहा है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ये समय के साथ हमारे धर्म में कुरीतियाँ आ गई है। ओके, अगला देखिए क्या लिखा है कि वीके रजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपि और मराठों के इतिहास के स्रोत खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित किया। ये मराठों के इतिहास को खोजने के लिए गांव-गांव घूमते थे। जो गांव के छोटे मोटे इतिहास होते थे, कोई डॉक्यूमेंट मिल गया, कोई किताब मिल गया, तो उन सब को इकट्ठा करके इन्होंने 22 खंडों में इस इतिहास को प्रकाशित किया था। तो अब इनका नाम क्या पूछ सकता है कि नहीं, मुझे बताइए? बिल्कुल पूछ सकता है। 1926 उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वो सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों की ठोस आधार पर खड़ा है। देखिए, उस समय जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ थी उसको काउंटर करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता? तो वेद पुराण का हमें सहारा लेना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि लोग इनको तो मानेंगे ही, ठीक है, आप इनकी बात मत मानिए, लेकिन वेद पुराण को तो आपको मानना पड़ेगा। उसी में दिया हुआ है कि विधवा विवाह जायज़ है, उसी में है कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और ये सब उस समय के समाज में व्याप्त बुराइयां थी, जिसको लेकर अंग्रेज़ हमें बोलते थे कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, इनके यहाँ ऐसी ही चीज़ें चलती रहती है। तो हमने उसको काउंटर करना शुरू किया खुद से ही। अगला देखिए क्या है, और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों के लेखक ने गहरी पैठ के साथ बतलाया। पांडुरंग वामन काने, अब इनका नाम बड़ा ही फेमस है इतिहास में, संस्कृत के प्राखंड पंडित और समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, अब कितना इंपॉर्टेंट बुक होगा ये सोचिए, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का हिस्ट्री किसने लिखा? तो पांडुरंग वामन काने मराठी लेखक हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करके हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अगर एंशियंट हिस्ट्री में आपको सोशल जो आपका परंपरा होता है उसका अध्ययन करना है, तो ये जो है पांडुरंग वामन काने जी का हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है कि जो हमारे समाज में बुराई थी उसको दूर करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? अपने ही इतिहास को देखा गौर से बैठकर कि ये जो अंग्रेज़ लोग हमें बोल रहे कि तुम्हारा पिछड़ा हुआ है, तुम पिछड़े हुए ही पैदा हुए, पिछड़े हुए मरोगे, तुम्हारा जन्म हुआ है गुलामी करने के लिए, उसको हमें काउंटर करना था। तो काउंटर तो केवल बम बारूद से नहीं हो सकता, काउंटर करने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। हमने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद बहुत सारी किताबें लिखी और उसको ये साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है, हम भी आप ही के जैसे सभ्य रहे हैं, सब कुछ हमारे यहाँ वैसा ही रही है, हम भी अपने आज़ादी से जीवन जीते रहे हैं, हमारे यहाँ भी ज्ञान, शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक कुरीतियाँ नहीं थी। समय के साथ हिस्ट्री में बदलाव कुछ ऐसे हुए जिसके कारण ये सब चीज़ें हमारे समाज में समाहित हो गई। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इन्होंने बताया कि दुनिया में जब प्रशासन का पौ नहीं जानते थे लोग, तब भारत में मौर्य साम्राज्य जैसा प्रशासन था, जिसने क्या किया, प्रशासन क्या होता है इससे परिचित करवाया पूरे विश्व को। अब इस विषय के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर कि इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं पूरा लेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, आरजी भंडारकर जिनको कहा जाता है, उन्हें वही फेमस हैं इसमें। देखिए उन्होंने क्या लिखा, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। सम्राट अशोक पर, जिनको फिर बाद में पूरे दुनिया ने किस नाम से सराहा? हम लोग अशोक बोल देते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में आप अंग्रेजी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमेशा लिखेगा द ग्रेट अशोका, है ना। हमेशा आपको इंग्लिश में कभी भी अशोक नहीं लिखा जाता है, उसको द ग्रेट लगा ही होता है सामने। हिंदी में भी कई सारे इतिहास की अच्छी बुकों में महान अशोक लिखा होता है, केवल अशोक नहीं लिखा होता है। और भी महत्वपूर्ण कार्य किया हेमचंद्र राय चौधरी जी ने। और क्या किया इन्होंने? आपने भारत यानी महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। इन्होंने महाभारत से लेकर कहाँ तक? तो गुप्त साम्राज्य का जब अंत होता है और हर्षवर्धन के साम्राज्य से पहले तक के कालक्रम को क्या किया? पुनर्निर्माण किया और उसको एक टाइमलाइन पर बिठाया और लोगों को बताया कि ये देखिए हमारा स्वर्णिम इतिहास कुछ इस तरह का रहा है। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में आई थिंक, और बोरिंग तो नहीं ही है, क्योंकि ये सब जानने के बाद आपको इतना तो एहसास होना चाहिए कि भाई इतिहास क्या है, पहले उसको फील कीजिए, फिर तो आप समझेंगे कि इतिहास को किस दृष्टिकोण से लिखा जाता है और क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके, देखिए अगला क्या है
कि अगला लिखा है उन्होंने, भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप चूँकि यूरोपीय इतिहास का अध्यापक थे, कौन तो हेमचंद राय चौधरी, इसलिए अपने इन पुस्तक में कुछ नए तरीकों का तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया। अपने काल विभाजन की समस्या का विवेचना तो नहीं किया है, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा के 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ। ईसा के 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ। ईसा के बाद 600 ईस्वी तक इनका इतिहास रहा है, जिसमें पूरा गुप्तों का महाभारत काल से लेकर पूरा महाजनपद काल आ जाएगा। और महाभारत का जो माना जाता है, मैं आपको बताऊं आपको, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है कि महाभारत हुआ था। ओके, ये माना जाता है अभी तक इतिहास में। मेरठ के पास में एक जगह हस्तिनापुर, मेरठ के पास में जगह हस्तिनापुर है और वहाँ पर ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो खनन करती रहती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उसको मिली हुई है। दिल्ली में एक जगह है पुराना किला एक जगह है दिल्ली में, जहाँ पर जू वगैरह भी है, सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पर है। तो ये पुराना किला में भी खनन होती है, तो वहाँ से भी महाभारत काल के और ईसा पूर्व काल के बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और उसका म्यूजियम भी बनाया गया है छोटा सा, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखिए क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में VA स्मिथ के योगदान को सराहते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वानों की कई बातों में आलोचना भी की है। इन्होंने सराहा भी है कि इन्होंने कोशिश किया भारत के इतिहास को लिखने की, लेकिन इन्होंने आलोचना भी की। आपके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं, किंतु जहां आप अशोक की शांति नीति का आलोचना करते हैं, वहां घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। अशोक की शांति नीति की आलोचना भी करते हैं। हिंदू पुनर्जागरण का इसमें भी अधिक पुट RC मजुमदार के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के महासंपादक कौन हैं, तो RC मजुमदार जी हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खामी रही। बाद के समय में भले ही दक्षिण भारत के इतिहास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन शुरुआत में कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया गया था। संगम साहित्य जो है, मैंने तो नहीं पढ़ा था, मैं जब UPSC की तैयारी में आया तभी मैंने संगम साहित्य पढ़ा। मैंने बिहार के इतिहास में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय में संगम साहित्य का कोई जिक्र हमें नहीं मिलता था, न केवल आज़ादी से पहले बल्कि आज़ादी के बाद भी दक्षिण भारत के इतिहास को स्कूलों के सिलेबस में बाद में शामिल किया गया, पहले इग्नोर कर दिया जाता था। तो ये भी एक खामी रही हमारे इतिहास की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहास के के नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 तक में अपने ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में इस मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर दिया। कि इन्होंने लिखा है, तो नीलकंठ शास्त्री जी ने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा उन्होंने। ओके, उनकी शैली तो कसी हुई है पर लेख प्रांजल है, उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय है जैसे राय चौधरी वगैरह के हैं तथ्य। ओके, नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। इन्होंने बोला कि ये जाति प्रथा और ये सब जो आज आपको दिखता है विडंबना भारतीय समाज की, ये सब पहले नहीं थी। समरसता का मतलब होता है मिलजुल कर लोग रहते थे, एकता और बंधुत्व का भावना बहुत ही ज़्यादा विकसित था भारत में। ओके, उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशी इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई। किनके, तो नीलकंठ शास्त्री जी के नेतृत्व में। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के इतिहास लेखन में इनका बड़ा योगदान है। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे, पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखते रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी। जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा, वे राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे। जहां VA स्मिथ ने अपना इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहीं भारतीय विद्वान ने इस विषय बहुत कम स्थान दिया। प्रत्युत्तर उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया। जैसे स्मिथ ने बोला कि सिकंदर ने गुलाम बनाया, तो भारतीय इतिहासकारों ने बोला कि चंद्रगुप्त जो है वो भारत का मुक्तिदाता है, क्योंकि इसने सहारा कर उसको भारत के क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में लिया। तो ये क्या बताते हैं कि हमने दृष्टिकोण बदल दिया। पहले किसी और का गुणगान होता था, अब उसको हराने वाले का गुणगान होने लग गया। KP जायसवाल और AS आलतेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंश की भूमिका बढ़ा चढ़ा कर दिखाई। और इन लोगों ने बोला कि शकों और कुषाणों से जो भारतीय राजवंश ने हमें मुक्ति दिलाई, बहुत सारे राजवंश, उनको थोड़ा सा अधिक जगह दिया। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अब ध्यानपूर्वक सुनिए क्या होगा, विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की एक परंपरा प्रचलित हो जाएगी कि हाँ भाई, हमारे देश पर पहले भी आक्रमण हुए हैं, लेकिन हमारे देश के राजाओं ने उन विदेशियों को उखाड़ कर फेंक दिया इस देश से। तो इससे क्या प्रचलित होगा, इससे ये प्रचलित होगा कि आज जो विदेशी शासन अपने देश में है उसको भी उखाड़ कर फेंकना आज के लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि आज देश में कोई राजा नहीं है। इससे ये चीज़ सिद्ध होगा। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों ये लोग इस तरह से इतिहास लेखन कर रहे थे।
ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मध्य एशिया के कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन का अविभाज्य अंग हो गए और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर केपी जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय स्वतंत्र यानी कि स्वैरतंत्र तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। उन्होंने बोला कि इस तरह की कोई कपोल कल्पना नहीं था। 1910 से 12 के बीच उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्य का अस्तित्व था। ये किसका देन है? केपी जायसवाल नहीं बताया कि भारत में लोकतंत्र था, वजी संघ था, यहाँ गणराज्य था। गण का मतलब होता है इंसान और राज्य का मतलब होता है राज्य, यानी कि लोगों द्वारा स्थापित राज्य था, न कि राजाओं द्वारा, न कि तानाशाही प्रवृत्ति द्वारा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। गणराज्य था भारत में, लोकतंत्र था। ये किसने सिद्ध किया? तो केपी जायसवाल जी का नाम आता है। अब मुझे बताइए, ये आपको क्या पता होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए, कभी भी पूछ लेगा ये तो। और नहीं भी अगर पूछता है तो क्या हिस्ट्री को जानने के लिए इतना नहीं पता होना चाहिए आपको कि किस इतिहासकार का कितना योगदान है और इतिहास का क्या योगदान था, क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास? ओके, आगे देखिए क्या लिखा। उनके मंतव्य में 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक एक पुस्तक पर प्रकाशित हुआ। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलाई चढ़ा दी है। उन्होंने गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया उस पर यूएन घोषाल सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनका मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई। उन्होंने मानना पड़ा इतिहासकारों कि भारत में गणतंत्र था और ये इन्होंने केपी जायसवाल जी ने सिद्ध कर दिया। भले ही आलोचना हुआ लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया। उनकी अगली कृति क्या थी? हिंदू पॉलिटी, छठे संस्करण क्लासिक रचना मानी जाती है। क्लासिक का मतलब होता है बिल्कुल इसका क्लास है अपना एक तरह का। हिस्ट्री के लेखन में इसका एक अलग ही क्लास है। केसी जायसवाल जी का हिंदू पॉलिटी। ओके, और राजनीतिक इतिहास की ओर अब थोड़ा सा मुड़ते हैं, जिसमें और राजनीतिक इतिहास का क्या तात्पर्य होता है कि इतिहास को केवल राजा महाराजाओं, जीतने वाले हारने वाले के दृष्टिकोण से नहीं देखना, बल्कि इतिहास में उसके अलावा भी चीज़ें हैं जिसको देखना चाहिए आपको। वो कौन सी चीज़ें हैं? कला है, संस्कृति है, समाज है, अर्थव्यवस्था है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृत एल बैसम, इसकी बुक आती है इनक्रेडिबल दैट इज़ इंडिया करके। देखिए आगे आएगा, मैं बता दूंगा। वंडर दैट वाज इंडिया, ये मेरे पास बुक भी है। बेहतरीन बुक मानी जाती है, एंशिएंट हिस्ट्री की बेहतरीन बुक मानी जाती है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर को भी समझने के लिए ये अच्छी बुक मानी जाती है। ओके, ब्रिटिश इतिहास का संस्कृतविद एल बैसम ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत के आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों की भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। नास्तिक संप्रदाय का मतलब क्या होता है? जो वेद को नहीं मानते उनको नास्तिक कहा जाता है। आज तक आपको पता होगा कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो नास्तिक है, नहीं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म नास्तिक में आते हैं क्योंकि वो वेद को नहीं मानते हैं, वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानते। हम मानते भी हैं तो वेद को जिन से नीचे मानते हैं। जैसे जैनिज्म में अगर वेद को मानेंगे भी तो जिनेंद्र से नीचे मानते हैं। ओके, उसके अलावा कौन सा है? तो एक आपने चारवाकों का नाम सुना होगा, जो केवल और केवल भौतिकवादी चीज़ों को मानते हैं। जो चीज़ देख सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसके अलावा दुनिया में हर चीज़ झूठी है। ये कौन मानते हैं? तो चारवाक लोग मानते हैं। और उनको भारत में ऋषि का संज्ञा दिया गया है। कोई उनको भारत में मार कर नहीं भगाया गया है। तो यूरोप में अगर कोई बोलता था हम ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, आलोचना करता था, तो उसको सड़क पर बांध के जला देते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। ये अपना इतिहास रहा है स्वर्णिम। ओके, आगे देखिए क्या है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण और उन दृष्टिकोणों से रहित है जिनमें वी.ए. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां हैं। देखिए बहुत सारे ब्रिटिश लेखकों ने तो पहले भी किताब लिखा, लेकिन ए.एल. बैसम ने जो किताब लिखा वंडर दैट वाज इंडिया, ये क्या था? ये किसी भी मनोभाव, किसी भी पूर्व विचारधारा से ग्रसित नहीं है। इसको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से लिखा। अगर आप भी इस बुक पढ़ सकते हैं, 200-250 रुपये की ऑनलाइन मिलती है। अगर आपको पढ़ना हो, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट हो, बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ओके, बैसम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से और राजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखाता है। यानी कि पॉलिटिकल से नॉन पॉलिटिकल इतिहास की ओर कौन सी बुक ले जाती है? तो ये बैसम की यही बुक है। यही मोड़ डी.डी. कोसाम्बी, ये मार्क्सवादी इतिहासकार माने जाते हैं, की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लक्षित होता है। उनके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन के द्वारा अधिक फैले। इनकी 2 बुक है डी.डी. कोसाम्बी महोदय का। एक है आपका कौन सा? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा है आपका ए हिस्टोरिकल आउटलाइन। ओके,
कोसांबी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखाया। इनका बहुत महत्वपूर्ण है अपने भारतीय इतिहास के लेखक में डी कोसांबी महोदय का। ओके, और इनकी बुक वगैरह बहुत प्रचलित होती है आज भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं लोग। ये अपना विवेचन इतिहास के उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। इसलिए मैंने क्या बोला, इनको मार्क्सवादी इतिहासकार ये माने जाते हैं। ये हर चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो सामंतवादी दृष्टिकोण से देखेंगे कि सामंतवाद लोगों को कुचला गया, लोगों को दबाया गया, दलितों के साथ ये हुआ, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी, भारत का इतिहास तो ऐसा रहा है वैसा रहा वगैरह वगैरह। आप प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र, संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उत्पादन की शक्ति का तात्पर्य होता है कि भाई वर्चस्व किसके पास है, उत्पादन की शक्ति का। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं, देखिए जनजातियों को तो किसी ने इतिहास में जगह नहीं दिया, इन्होंने दिया। वर्गों की प्रतिक्रियाओं के दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। आपकी आलोचना बैसम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन आपकी पुस्तक उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। डी कोसांबी जी की आलोचना बहुत सारे इतिहासकारों ने की है कि केवल और केवल मार्क्स के दृष्टिकोण से इंडियन हिस्ट्री को देखा इन्होंने, लेकिन इनकी पुस्तक प्रमाणिक भी मानी जाती है। आलोचना करने के लिए पहले उस बुक को पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। विद्वानों के साथ आप उनकी बातों को काटने के लिए उनको मार थोड़ी नहीं सकते हो। आप तर्क दो, अपने साक्ष्य रखो, अपने लेखन के द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हो कि आप गलत हो या आप सही हो। ओके, मज़ा आ रहा होगा, आई थिंक सो। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने आज के लिए रखा था इसको अलग से वीडियो के लिए ही। पिछले 25 वर्षों के बीच प्राचीन भारत में काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणाली और दिशा निर्धारण महान परिवर्तन हुआ। अब सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं। उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्तरीकरण को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक और नृवैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। उनको अब भारतीय लोग क्या करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों और नृवैज्ञानिक जो हमारे पास सोच समझ है उनसे मिलाते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सही और गलत मानते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सभी का उद्भव भारत में हुआ है। आज भी आपने देखा होगा एक तरह का एक ये होता है दृष्टिकोण कि जो भी अच्छा है दुनिया में वो भारत की वजह से ही है, बाकी तो सब कुछ भारत ही भारत है, भारत के अलावा दुनिया में कुछ है भी नहीं। अलबरूनी अपनी किताब तहकीके हिंद में इस चीज़ का बड़ा ही आलोचना करता है कि भारत के लोग जो है वो दुनिया में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और किसी को भी आदर नहीं देते हैं पूरी दुनिया में। सर्वश्रेष्ठता की भावना कदापि नहीं होना चाहिए। हमेशा ये भावना होना चाहिए कि दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है उससे कुछ सीख लिया जाए। कि ये कतई नहीं होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। ये चीज़ हमें इतिहास सिखाती है कि अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को सुधारना ही सर्वश्रेष्ठता होता है, न कि अपनी गलतियों को बड़ा चढ़ा कर दिखाना कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये जिद होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। पश्चिम के लेखक अब इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आईं, किंतु उनमें से कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व और रूढ़ि ये भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं, गतिरोधों का कारण पैदा करते हैं। कौन? तो पश्चिमी इतिहासकार। वो जाति प्रथा को बहुत बड़ा स्तर पर दिखाते हैं, जबकि उतना भी जाति प्रथा नहीं रहा है भारत में जितना है। हाँ, कुछ जातियों के लिए जीवन मुश्किल ज़रूर रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं रहा है कि जातिगत चीज़ें ही सब कुछ रहा पूरे अपने समाज में। ओके, और उन्होंने सांप्रदायवाद को बहुत ज़्यादा भारत में दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं था कि सांप्रदायवाद हद से ज़्यादा था भारत में। भारत में बहुत सारे लोग बाहर से आए और भारत बसे, कभी भारत ने किसी को दुत्कारा नहीं। लेकिन इन इतिहासकारों को चूँकि देश में जातिवाद और सांप्रदायवाद फैलाना था, बांटना था, इसलिए इन चीज़ों को हमेशा वो सर्वज्ञ मानते रहे। अपने यहाँ की ब्लैक्स की समस्याओं को नहीं देखेंगे। अपने यहाँ उन्होंने अफ्रीकियों के साथ क्या किया वो नहीं देखेंगे। अफ्रीका से लोगों को जहाज़ में भर भर कर ले जाकर किलो के भाव में समझाने के लिए कह रहा हूँ, बेच दिया यूरोप के मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में। ये किसने किया? ये भी तो यूरोपियों का इतिहास है। उससे घिनौना इतिहास तो हो ही नहीं सकता है। आज भी अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इनके उपनिवेश बने हुए हैं, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन ये एक उपनिवेशवादी सोच होती है जो दूसरे देश पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये उनका एक हमेशा का क्या बोलते हैं उसको, प्रोपेगेंडा रहा कि भारत जैसे देशों में जाति प्रथा है, ये है वो है। जाति प्रथा है, हर देश की समस्या होती है। आपको ये पता नहीं होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये गांधी जी से प्रभावित अमेरिका के एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे।
1960 के दशक में अमेरिका में हुए ब्लैक्स के राइट्स के लिए, ब्लैक जो होते हैं, काले अफ्रीकी लोग जो होते हैं, उनके अधिकारों के लिए इनको लड़ना पड़ा। और वहाँ पर ब्लैक्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था। 1960 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। बस में बैठने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता था। स्कूलों में उनके बच्चे जाते थे तो उनको संघर्ष का सामना करना पड़ता था। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद 1960 के दशक का। मार्टिन लूथर किंग को आपको एथिक्स पेपर 4 में यूपीएससी में पढ़ना होता है, क्योंकि ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और भारत आए भी ये, लेकिन इन्होंने गांधी जी को अपना सब कुछ माना था। और उन्हीं के जो इक्विपमेंट थे आंदोलन को लेकर, अनशन, सत्याग्रह और इन्हीं सब चीज़ों को अपनाया था इन्होंने। इनको ब्लैक्स के राइट्स के लिए बहुत दिनों तक लड़ना पड़ा था, है ना। तो ये सब चीज़ें ये नहीं लिखते हैं। अमेरिका के गृह युद्ध क्यों हुआ था, ज़रा पढ़िए जाकर। तो ये सब भी तो उनका इतिहास है। इस काले इतिहास को पोतने के लिए दूसरे पर डाल देते हैं जाति प्रथा। जितने धर्म के नाम पर संघर्ष और ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुआ है यूरोप में और तुर्की के इलाके में, कस्तूनतुनिया का इलाका में, उतना तो धर्म के नाम पर पूरे ईस्ट में, पूर्व में कहीं भी संघर्ष नहीं हुआ। भारत में इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ। मैं भी कई बार बोल देता हूँ गलती से, लेकिन इस्लामिक इन्वेजन भारत में कभी नहीं हुआ। भारत में कौन सा इन्वेजन हुआ? तो इस्लामिक राजाओं का इन्वेजन हुआ था, जो किंग्स थे। इस्लाम ने भारत का नुकसान नहीं किया, भारत में कत्लेआम नहीं किया, बल्कि इस्लामिक राजाओं ने कत्लेआम किया। जब भारत में बाहर से 1000 ईस्वी के आसपास में गजनवी का आक्रमण हुआ, तो उससे पहले 700 ईस्वी में अरबी लोग भारत आ चुके थे। और पाकिस्तान का वर्तमान का इलाका जो है, वहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी रहती थी। उन्होंने गला काटते समय ये कतई नहीं देखा कि हिंदू है मुसलमान है। ये गजनवी के आक्रमण के समय में या गौरी के आक्रमण, उन्होंने सबका गला काटा। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? तो यही है इतिहास इनका, जो ये छुपाते हैं और हम पे थोपते रहते हैं पश्चिमी देश। आगे देखिए क्या है, वे समाज की स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि तत्वों में यूं ही बने रहें। इस तरह की दृष्टि का यही आशय होता है कि भारतीय समाज न बदला है, न बदला जा सकता है। ये कौन साबित करते? पश्चिमी इतिहासकार। लेकिन हम इनको ये स्पष्ट कर देंगे कि अभी आज़ादी का 75 साल ही हुआ है और हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। थोड़े दिन रुको, 75 साल और हम दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी या पहली बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, ज्ञान, सोसाइटी, आर्ट, कल्चर, हर चीज़ में आपसे आगे जाएंगे हम। ओके, आगे देखिए इस प्रकार से। और ये क्या है? इसका अर्थ होता है कि विकास के दौर में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है, ये लोग मानते हैं। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवाद दोनों ही अतीत के अध्ययन का प्रयोग भारत की प्रगति को रोकने के लिए करते हैं। इन्होंने बोला कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हर चीज़ का उत्पाद, जो भी अच्छी चीज़ है वो दुनिया में, वो भारत से ही उत्पादित हुआ। और ये जो यूरोपीय लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारतीय अच्छे नहीं होते हैं, ये दोनों ही हमारे इतिहास का नुकसान करते हैं, हमारे देश की प्रगति का नुकसान पहुँचाते हैं। ओके, अब सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इसीलिए इन्होंने बोला कि संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से थोड़ा सा देखा जाना चाहिए। अब जो ये सवाल हैं इनको आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके, और अगर दिक्कत होता है तो फिर से एक बार इस चैप्टर को पढ़िएगा और आपको समझ में आ जाएगा। अध्याय 3 है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, भौतिक अवशेष। इसको हम लोग स्किप करेंगे और अगले चैप्टर पर हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। वैसे मैं सोच रहा था इसको स्किप करूं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं भी इसको पढ़ा ही दूंगा। कोई छोड़ना नहीं, एक लाइन नहीं छोड़ना है। चलो पढ़ लेंगे, क्या पता इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो कुछ पूछ लिया जाए सिक्के वगैरह से। चलिए इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं। शुरू तो आज कम से कम कर ही लेते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसके सवालों को ज़रा ध्यानपूर्वक देखते हैं कि सवाल क्या है इस टॉपिक में। ओके, चलिए नीचे देखते हैं सवाल। उसके आधार पर फिर हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सवाल आपके मन मस्तिष्क में रहेगा और आपको जवाब दिखेंगे कि सवाल का जवाब क्या था। बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित धारणाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। कौन कौन सी धारणाएं? भौतिक संस्कृति क्या होती है? मुद्रा शास्त्र क्या होता है? पुरालेख क्या होते हैं? पुरालिपि, अनुलंब, क्षैतिज उत्खनन और महापाषाण पुरातत्व अभिलेख। लौकिक साहित्य क्या होता है और अहलौकिक साहित्य क्या होता है? अगला सवाल देखिए ध्यानपूर्वक। प्राचीन वस्तुओं का काल निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? समझाएं कि कार्बन 14 से काल निर्धारण करने की विधि क्या है। ये यूपीएससी मेंस PYQ है, यूपीएससी मेंस का सवाल है, ये यूपीएससी मेंस का सवाल है, ये आप देख सकते हैं। अगला है भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन में सिक्कों और अभिलेखों का क्या महत्व है। ये भी यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस का सवाल है, हिस्ट्री ऑप्शनल का, हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस का सवाल है यूपीएससी का। इतिहास का पुनर्निर्माण, विभिन्न प्रकार के स्रोतों के सापेक्षिक महत्व का विवेचना करें। और अगला है कि प्राचीन भारत के अभिलेख किन किन भाषाओं और लिपियों में पाए जाते हैं। यहाँ से अभिलेख की भाषाओं से तो आपको कहाँ पर सवाल पूछा जाता है?
आपके पीटी में भी सवाल पूछा जाता है कि अभिलेख की भाषाएं कौन कौन से हैं, और यहाँ से आपको सवाल दिखते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में संगम साहित्य तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बंधुओं, क्योंकि यहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं समझना। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि इसको इग्नोर कर देते हैं, नाम थोड़े से अलग मिलते हैं इसलिए बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। शुरुआत तो कर ही लेते हैं ताकि अगले वीडियो में इसको आगे कर सकें हम लोग। शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। पढ़ते रहिए मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितना मैं आपके लिए जतन करता हूं आप भी अपने लिए कीजिए। थोड़ा सा समय लंबा ही तो जाता है, लेकिन सीखते कितना है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक वीडियो से कितना कुछ आपको मैं सिखाता हूं। ओके। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। भौतिक अवशेष का क्या तात्पर्य होता है? कहीं पर कोई सामग्री छोड़ दिया, वो क्या होगा? भौतिक अवशेष। जैसे कहीं पर कोई हांडी मिल गई, कहीं पर कोई जूता मिल गया, कहीं पर कोई पुराना हल मिल गया, तो ये सब भौतिक अवशेष होते हैं। ओके। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर। पूर्वी भारत में ईंट के विहार। पूर्वी भारत में ईंट के विहार क्यों बने? दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर क्यों बने? दक्षिण भारत में पत्थर बहुत ही आसानी से मिल सकता था। पूर्वी भारत यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश और वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का बिहार, यहाँ पर ईंटों के क्यों बने? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बहुत ही सुगमता से मिलती है और मिट्टी के ईंट बनाकर हमने उससे बिहारों का निर्माण किया। भूगोल जो है वो इतिहास को प्रभावित करता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बंगाल में झोपड़ी नुमा क्यों बनाया गया? पालों के द्वारा झोपड़ी नुमा संरचना क्यों बनाया गया? झोपड़ी नुमा मंदिर क्यों बनवाया गया? झोपड़ी नुमा बिहार क्यों बना? क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इसलिए वहाँ पर झोपड़ी नुमा मंदिर दिखता है। बंगाल शैली की बहुत बड़ा उदाहरण है झोपड़ी नुमा मंदिर। पालों में बहुत सारे बनवाए गए, तो पालों ने जो बिहार बनवाए वो ईंटों के बिहार बनाए। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी मिलती है आसानी से, वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी वहाँ पर आसानी से खोदकर ईंट बनाना संभव था। ओके, अगला देखते हैं क्या है। मंदिर और पूरी भारत ईंट को बिहार धरातल पर देखने को मिलते हैं। उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ, परंतु इन भवनों का अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेक टीलों के नीचे दबे। टीला क्या होता है? आपको पता है कि आज़ादी के बाद ये पता चला कि नालंदा में एक यूनिवर्सिटी थी। सही सुन रहे हैं आप? नहीं तो नहीं पता था। टीला का तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिएगा, आपको दिख जाएगा ये पूरा मैदान है, ये पूरा मैदान है और इस पर एक छोटा सा एक पूरा सरपट मैदान है। कहीं कोई पहाड़ पठार नहीं है आस पड़ोस के इलाकों में, लेकिन एक छोटा सा मिट्टी का एक टीला ऊपर उठा हुआ है। ये बाकी चारों तरफ कुछ नहीं है। तो ये जो टीला होता है ये क्या होता है? कभी यहाँ पर भवन रहा होगा, समय के साथ धीरे धीरे इस पर मिट्टी जमती गई और धीरे धीरे ये गहराई में थोड़ा सा धंस भी जाता है, पुराना हो जाता है बिल्डिंग तो। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये यहाँ पर ये ऊंचा सा टीला बन गया। अब यहीं पर इतिहास होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई घर था, वो किसी कारण से नीचे आ गया, अब उसके ऊपर फिर से घर बना, ये भी किसी कारण से नीचे आ गया, तो ये धीरे धीरे टीला का आकार ले लेता है, जगहों से बाकी जगहों से थोड़ा सा अलग दिखता है। तो किताबों का अध्ययन करके हमारे इतिहास क्या करते हैं? टीलों का एक अंदाज़ा लगाते हैं कहाँ कहाँ पर कौन से टीले ऐसे हैं जहाँ पर इतिहास कुछ हो सकता है। टीला धरती की सतह से उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों का अवशेष रहते हैं। यही कई प्रकार का हो सकता है। एकल सांस्कृतिक यानी कि एक ही संस्कृति हो, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसंस्कृति यानी कि एक से ज़्यादा कल्चर भी हो सकता है। यहाँ पर पढ़ने में सही तो लग रहा है ना? कोई बोरियत तो नहीं लग रहा है ना? थोड़ा सा रिस्पांस अच्छे से कीजिएगा इसको। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मैदान, PGW, प्रिंटेड ग्रेवेयर, अरे यार वो मिट्टी का जो बर्तन होता है घैला, उसी को बोलते हैं ये। अब ये साइंटिफिक लोग तो घैला नहीं लिखेंगे ना, तो ये बोल देते हैं प्रिंटेड ग्रेवेयर, भूरे कलर का एक थोड़ा मिट्टी का बर्तन। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, बिहार में मिट्टी का बर्तन बनेगा वो अलग दिखेगा, कर्नाटक में मिट्टी का बर्तन बनेगा वो अलग दिखेगा, तमिलनाडु में मिट्टी का बर्तन बनेगा वो अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग हो सकती, बनाने का तरीका अलग हो सकता है। तो इसी के आधार पर हम क्या लगाते हैं कि ये तीनों अलग अलग संस्कृतियाँ थी इस देश में। अब जैसे एक और होता है, अब आगे का वीडियो, अब आगे का कल पढ़ेंगे यहाँ से, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक गाँव है, एक गांव डूब गया, मान लो कि इतिहास का खनन हो रहा है, एक गांव मिला। अब उस गांव में एक शव मिला जो दफनाया गया था, एक शव मिला जिसको जलाया गया था, एक शव मिला जिसको आधा जलाया गया था आधा दफनाया गया था, है ना। अब वो गांव के उत्खनन के बाद क्या बोलेंगे? यहाँ पर 3 मान्यताओं को मानने वाले लोग थे।
एक थे जो शवों को दफनाते थे। वर्तमान में देखेंगे तो ईसाई धर्म में और अपने इस्लाम धर्म में ये चीज़ देखने को मिलता है। जलाने का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो जलाने का साक्ष्य मिल सकता है आपको हिंदू धर्म में, सिख में भी, और हो सकता है कोई ऐसा धर्म हो जिसमें जलाने के बाद उसको दफना देते होंगे। तो ये 3 अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग थे। इतिहास का अध्ययन ऐसे ही किया जाता है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, आई थिंक सो, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।